लोकसभा अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में विपक्ष की हार निश्चित थी क्योंकि संख्या बल उनके पास नहीं था। हालांकि ये जानते हुए विपक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया और चुनाव हुआ और विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश हार गए। लेकिन क्या ये सब विपक्ष ने रणनीति के तहत किया? क्या राहुल गांधी अपनी इस हार में भी जीत देख रहे हैं? आगे लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव करवाकर राहुल बीजेपी और देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और वो इसमें कितने सफल रहे, इसे आपको समझना चाहिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक गलत परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है। ध्वनि मत से पास किया है और हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, एक परंपरा का पालन किया, लेकिन हमने दिखाया है कि आपके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा है और एक बहुत ही मजबूत विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी बैठा है। ये हमने उनको आज अलर्ट नोटिस दी है। रूलिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। रूलिंग पार्टी कन्वेंशन से ही चलती डेमोक्रेसी। इंग्लैंड का तो संविधान 90% कन्वेंशन पे आधारित सारी व्यवस्था चलती। यहाँ कन्वेंशन ये थी कि सत्ता पक्ष का स्पीकर होगा, विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा। इन्हीं ने आके तोड़ी। इस बार विपक्ष ने कंसेंसस को कंडीशनल कर दिया। ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में, कहीं पर भी इंडी अलायंस ने डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को नहीं दिया। अपना ही स्पीकर रखा, अपना ही डेप्यूटी स्पीकर रखा। लेकिन यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। भले ही लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई हो, लेकिन आज लोकसभा में राहुल गांधी पीएम मोदी से हाथ मिलाते दिखे। दरअसल ये परंपरा रही है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष स्पीकर पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर जाते हैं। ओम बिरला को जब अध्यक्ष चुना गया तो इसके बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी उनकी सीट तक गए और इसी दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और बाद में दोनों ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए। बाद में स्पीकर चुने जाने पर राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी और उन्हें संविधान की भी याद दिलाई। This election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. वैसा ये पहली बार नहीं है जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ। आजादी के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। उस दौरान प्रेजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता शंकर शांताराम मोरे को हराकर कांग्रेस के गणेश वासुदेव मावलंकर स्पीकर बने थे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए दूसरा चुनाव वर्ष 1967 में हुआ था। तब कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी ने विपक्ष समर्थित उम्मीदवार टी विश्वनाथम को हराया था। 1976 में लोकसभा स्पीकर पद के लिए तीसरा चुनाव हुआ था। तब कांग्रेस नेता बलिराम भगत ने जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी के सामने चुनाव जीता था। अब प्रश्न ये है कि यदि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को ये पता था कि संख्या बल के हिसाब से लोकसभा स्पीकर का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो फिर राहुल गांधी ने ये रणनीति क्यों अपनाई? जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी सरकार पर हमलावर हुए राहुल गांधी की इस रणनीति के पीछे कई संदेश छिपे हैं। मसलन पहला ये कि राहुल गांधी देश और बीजेपी को यह संदेश देना चाहते थे कि विपक्ष के पास विभिन्न मुद्दों के खिलाफ लड़ने की ताकत है। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि स्पीकर का चुनाव दिखाता है कि हम डिप्टी स्पीकर को लेकर परंपरा तोड़ने के खिलाफ गए। दूसरा, राहुल गांधी ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल जैसी नहीं है। तीसरा, राहुल गांधी मोदी सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए संख्या बल नहीं होते हुए भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारा। इसके जरिए विपक्षी एकता और ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति सरकार को हर मुद्दे पर बैकफुट पर दिखाने की है ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर कहें तो राहुल गांधी का फोकस राज्यों में पार्टी की स्थिति बेहतर कर 2029 में केंद्र में सत्ता पाने की है।
हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मानने से इनकार कर दिया और जिस तरह से राहुल गांधी के संविधान बचाओ वाली नैरेटिव पर खुद पीएम मोदी प्रहार कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि इस बार भी विपक्ष के खिलाफ गठबंधन सरकार का रवैया नरम पड़ने वाला है। लेकिन लोकसभा स्पीकर चुनाव से साफ है कि इस बार संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचने वाला है। एक गलत परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है। ध्वनि मत से पास किया है और हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, एक परंपरा का पालन किया, लेकिन हमने दिखाया है कि आपके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा है और एक बहुत ही मजबूत विपक्ष नेता प्रतिपक्ष भी बैठा है। ये हमने उनको आज अलर्ट नोटिस दी है। रूलिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। रूलिंग पार्टी कन्वेंशन से ही चलती डेमोक्रेसी। इंग्लैंड का तो संविधान 90% कन्वेंशन पे आधारित सारी व्यवस्था चलती। यहाँ कन्वेंशन ये थी कि सत्ता पक्ष का स्पीकर होगा, विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा। इन्हीं ने आके तोड़ी है। इस बार विपक्ष ने कंसेंसस को कंडीशनल कर दिया। ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में, कहीं पर भी इंडी अलायंस ने डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को नहीं दिया। अपना ही स्पीकर रखा, अपना ही डेप्यूटी स्पीकर रखा। लेकिन यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। भले ही लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई हो, लेकिन आज लोकसभा में राहुल गांधी पीएम मोदी से हाथ मिलाते दिखे। दरअसल ये परंपरा रही है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष स्पीकर पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर जाते हैं। ओम बिरला को जब अध्यक्ष चुना गया तो इसके बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी उनकी सीट तक गए और इसी दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और बाद में दोनों ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए। बाद में स्पीकर चुने जाने पर राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी और उन्हें संविधान की भी याद दिलाई। This election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. वैसा ये पहली बार नहीं है जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ। आजादी के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। उस दौरान प्रेजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता शंकर शांताराम मोरे को हराकर कांग्रेस के गणेश वासुदेव मावलंकर स्पीकर बने थे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए दूसरा चुनाव वर्ष 1967 में हुआ था। तब कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी ने विपक्ष समर्थित उम्मीदवार टी विश्वनाथम को हराया था। 1976 में लोकसभा स्पीकर पद के लिए तीसरा चुनाव हुआ था। तब कांग्रेस नेता बलिराम भगत ने जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी के सामने चुनाव जीता था। अब प्रश्न ये है कि यदि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को ये पता था कि संख्या बल के हिसाब से लोकसभा स्पीकर का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो फिर राहुल गांधी ने ये रणनीति क्यों अपनाई? जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी सरकार पर हमलावर हुए राहुल गांधी की इस रणनीति के पीछे कई संदेश छिपे हैं। मसलन पहला ये कि राहुल गांधी देश और बीजेपी को यह संदेश देना चाहते थे कि विपक्ष के पास विभिन्न मुद्दों के खिलाफ लड़ने की ताकत है। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि स्पीकर का चुनाव दिखाता है कि हम डिप्टी स्पीकर को लेकर परंपरा तोड़ने के खिलाफ गए। दूसरा, राहुल गांधी ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल जैसी नहीं है। तीसरा, राहुल गांधी मोदी सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए संख्या बल नहीं होते हुए भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारा। इसके जरिए विपक्षी एकता और ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति सरकार को हर मुद्दे पर बैकफुट पर दिखाने की है, ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर कहें तो राहुल गांधी का फोकस राज्यों में पार्टी की स्थिति बेहतर कर 2029 में केंद्र में सत्ता पाने की है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मानने से इनकार कर दिया और जिस तरह से राहुल गांधी के संविधान बचाओ वाली नैरेटिव पर खुद पीएम मोदी प्रहार कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि इस बार भी विपक्ष के खिलाफ गठबंधन सरकार का रवैया नरम पड़ने वाला है।
लेकिन लोकसभा स्पीकर चुनाव से साफ है कि इस बार संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचने वाला है।